Hello dear friend, this is the second part of UPPSC GIC lecture solution 2021, and in this part we will discuss question number 51 to question number 60. So let's start. Question number 51. Which of the following combination is not correctly match? इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा मैचिंग नहीं है. नोडल पॉइंट एंगुलर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, तो हाँ, नोडल पॉइंट पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो 1 होता है. नोडल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं, इट इज बेसिकली द कंजुगेट पॉइंट्स वेयर अगर कोई लाइट आ रही है किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर लेट से, तो जो सेकंड नोडल पॉइंट होगा सेम एंगल से लाइट पास होगी, तो इसलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब 1 होता है वहां पर. प्रिंसिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहां पर जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है ना वो +1 होता है, तो ये एक्चुअली इनकरेक्टली मैच है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी सेम साइज की सेम साइज और सेम हाइट की इमेज बनती है. अगर वो एक प्रिंसिपल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है वो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए वहां पर जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वो 1 होता है. हाइगेंस प्रिंस जो आईपीस है वो टेलीस्कोप में यूज होता है, करेक्ट है. और रैमसन आईपीस भी स्पेक्ट्रोमीटर में इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं 52 क्वेश्चन. इसमें आपको बताना है कोहेरेंस टाइम फॉर द रेड कैडमियम लाइन. इसकी वेवलेंथ गिवन है और टाइम गिवन है, तो मोनोक्रोमेटिसिटी कितनी होगी. अभी जो मोनोक्रोमेटिसिटी है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है, लेट मैं इसको m से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये होता है वेवलेंथ डिवाइड में टाइम ऑफ कोहेरेंस टाइम इनटू में स्पीड ऑफ लाइट. तो ये सब चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए. वेवलेंथ है 6438 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मीटर में आ जाए. टाइम तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में 10⁻⁹, और c है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸. तो बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, सब चीजें ऐसा यूनिट में आ चुकी है. तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 2 इंटू 10⁻⁶. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है an achromatic combination of two thin lengths of focal length f1 and f2 if the separation between them is equal to. मतलब अगर दो लेंस है तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमसे पूछा है. तो ये कंडीशन होती है कि उनके बीच का सेपरेशन, दो लेंस के बीच का सेपरेशन इक्वल होना चाहिए f1 प्लस f2 अपॉन 2 के. क्वेश्चन नंबर 54. एन स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r is characterized by the charge distribution function. मतलब ये फंक्शन हमें गिवन है, तो पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा. देखो, इन जनरल जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बट क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है, एक स्फेरिकल सेल है और इसका रेडियस है कैपिटल R, स्मॉल r जो है ना वो डिस्टेंस है. तो अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dq अपॉन में dv, या बहुत से बुक में आप देखो टाउ भी लिखा रहता है वॉल्यूम को. सो dq विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, रो इंटू में dv. तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर हो जाएगा q, और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा रो इंटू में dv. अब इस स्फेयर के बाहर जो डेंसिटी है ना वो है 0, तो चार्ज भी बाहर 0 होगा. तो जो भी चार्ज है ना वो अंदर ही लाई करेगा ड्यू टू दिस डेंसिटी. सो जो लिमिट होगी यहाँ पर इंटीग्रेशन की, देखो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रो हो गया dv. रो कितना है, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर. कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सेल, जो कि कांस्टेंट रहेगा. और dv मतलब वॉल्यूम, तो स्फेरिकल सिमेट्री है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में. अभी जो कांस्टेंट है ना उसको निकाल लो बाहर, तो टोटल चार्ज q इक्वल टू रो नोट बाहर निकाला, 4 पाई कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 पाई बाहर आ गया स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में डी आर. स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो लिमिट चलेगी ना वो चलेगी 0 से कैपिटल आर, क्योंकि वही उसका रेडियस है सेल का. सो इट कैन बी रिटन एज 4 पाई रो नोट, और इधर अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो. सो ये हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में डी आर. अब जो जनरल इंटीग्रेशन रूल होता है वो मैं बता देता हूँ आपको पहले, कि अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो
सो वी कैन राइट एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाता है, पावर एड अप हो जाती है +1 से, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा n+1। सो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू आ गया 4 पाई रो नोट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर की पावर 2+1 यानी कि 3 अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, माइनस अभी 1/r² तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, तो आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आर की पावर 5 और 5 ही नीचे आ जाएगा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से कैपिटल आर, तो जहां जहां पर भी आपको स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर रखना है। सो क्यू विल बी इक्वल टू 4 पाई रो नोट, और वैल्यू कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करा, सो आर की क्यूब अपॉन में 3 आ गया, माइनस यहाँ पर भी आर की पावर 5 अपॉन में 5 इंटू आर का स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी सबको 0 ही बना देगी। तो अभी टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, यहाँ पर 4 पाई रो नोट मतलब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब देखो ये आर स्क्वायर, ये आर की पावर 5, तो ऊपर आर की पावर 3 ही बचेगी, सो आई एम राइटिंग इट एज आर की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस आर की पावर 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं Q इक्वल टू 4 पाई रो नोट, और ये हो जाएगा आर की क्यूब कॉमन ले लो आप, सो 1/3 माइनस 1/5, तो 1/3 माइनस 1/5 को सोल्व करना है, तो ये हो गया 5 माइनस 3 यानी कि ऊपर आ जाएगा 2, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, और 5 इंटू 3 यानी कि 15। ठीक है, और बाहर ये है 4 पाई इंटू में रो नोट और आर की क्यूब, अभी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ये आर की क्यूब है, सो 8 पाई आर की क्यूब इंटू में रो नोट अपॉन में 15, सो दिस विल बी द टोटल चार्ज जो हमें चाहिए था। तो ये 8/15 ऑप्शन सी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55। तो इसमें पूछा इन फेज मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है, इनवर्सली डिपेंड करेगा डायरेक्टली, या इनवर्सली डिपेंड करेगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ना उसका फॉर्मूला होता है kp इंटू एम इंटू में fm, ये जो fm है ना ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अब आप ये देखो कि वो उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो डायरेक्टली किस ऑप्शन में है, डायरेक्टली ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 56, अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा, अल्फा में गिवन है 0.99, तो जो गिवन है साइड में लिख लो 0.99, और जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है इस फिगर के अकॉर्डिंग वो हमें गिवन है 0.7 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट हमें बताना है कि कितना होगा, कलेक्टर करंट फाइंड करना है। देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा एमीटर, और ये हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है सी, अभी लेट यहाँ से इसमें जो 12 वोल्ट है ना, एक्चुअली ये कलेक्टर पॉइंट हो गया, तो ये हो गया हमारा VCC, VCC हो गया 12 वोल्ट। तो एक डाटा में यहाँ से मिल रहा है फिगर से VCC इक्वल टू 12 वोल्ट। अब होगा क्या कि लेट यहाँ से जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये आगे डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँ, सो VCC विल बी इक्वल टू, अभी वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर क्या होगा ना, एक इक्वेशन आपको पता है कि एमीटर में IE जो होता है वो बराबर होता है बेस प्लस कलेक्टर के। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि देखो यहाँ पर ये दो करंट आ रहे हैं IB और IC, ये दोनों यहाँ से गए, तो यहाँ पर जो करंट रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा, IB प्लस IC के। ठीक है, तो मैं इक्वेशन जब अप्लाई करूंगा सो VCC इक्वल होगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है V इक्वल टू IR होता है ना, तो I इंटू आर यानी कि 1 किलो ओम, तो 1K लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में IB प्लस में IC हो जाएगा यहाँ पर। फिर फर्दर जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पर आएगा 10 किलो ओम के पास, तो 10 किलो ओम मल्टीप्लाइड में यहाँ पर जो करंट है वो कितना है IB, इसमें IB करंट आएगा, और फिर यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 किलो ओम, तो प्लस 1 किलो यानी कि 1K और मल्टीप्लाई में IC, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी दे रखा है हमें VB इसके बीच में VB, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा उसको 0.7,
ठीक है। अभी होता क्या है कि अल्फा और बीटा और आईबी और आईसी में एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे एक रिलेशन होता है 1/अल्फा इक्वल टू 1 में बीटा प्लस में 1। तो यहाँ से अगर आप बीटा के लिए रिलेशन लिखोगे तो बीटा इक्वल होगा 1 - अल्फा अपॉन अल्फा के। तो क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से हम पहले बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताता हूँ इसका क्या फायदा मिलेगा। सो 1 - 0.99 और इसको डिवाइड कर दो। सॉरी, ये एक्चुअली 1/बीटा के बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। सो 0.99। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बीटा इक्वल टू एक्चुअली ये हो जाता है अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा। ये मैंने यहीं से लिखा था। सो अल्फा इक्वल टू हो गया 0.99 एंड डिवाइड बाय 1 तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू पता चल गई। बीटा इक्वल टू होगा 99। ठीक है। और बीटा हमने क्यों निकाला, क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है, ये रेशियो होता है आईसी अपॉन आईबी का। आईसी अपॉन आईबी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है आईसी को निकालना। अब आप इस इक्वेशन में देखो, ये जो लेट फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जितने भी आपको टर्म दिख रहे हैं उन सब में दो ही चीजें अननोन है। कौन कौन सी, एक तो आईबी और एक आईसी। तो मैं क्या करूंगा, आईसी मुझे निकालना, तो मैं आईबी की जगह पर जहां जहां पर भी आईबी मुझे दिख रहा होगा वहां पर मैं आईसी अपॉन बीटा लिख दूंगा, ताकि मेरी इक्वेशन सिंपली आईसी के टर्म में आ जाए। और बीटा तो हमें पता ही है। तो वही काम अब मैं करने जा रहा हूँ। पहले इसको ऐसे लिख लो, वीसीसी इक्वल है 12 के इक्वल टू 1 के इंटू में आईबी प्लस में आईसी। तो ये हो जाएगा आईबी के मतलब किलो में, वैसे मैं बाद में इसको के 10⁻³ लिख सकता था। फिलहाल 1 के लिख लो इसको, आईबी इंटू 1 के प्लस में 1 के इंटू में आईसी। ठीक है, प्लस में 10 के इंटू में आईबी प्लस में 1 के इंटू में आईसी। और ये जो 0.7 है इसको मैं 12 के उधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा ये। तो देखो 0.7 जो है उसको ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0.7। यहाँ पे 0.7 है ये, इक्वल टू अभी आई बी इंटू 1 के आई और यहाँ 10 के इंटू आई बी। तो ये टोटल आई बी कितना हो जाएगा, 1 के और 10 के यानी कि 11 के प्लस में अभी आईसी कितने हो जाएंगे टोटल। तो आप ये देखो, आईसी एक यहाँ पर 1 के और एक 1 के आईसी यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में के 2 के आईसी। के का मतलब यहाँ पर बेसिकली 10⁻³ है, जो कि बाद में हम इसको यूज कर लेंगे। अभी 12 में से 0.7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11.3 इक्वल टू 11 के। आईबी को मैं आईसी के टर्म में कैसे लिखूंगा, तो देखो बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी है ना। सो आईबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईसी अपॉन में बीटा, आईसी अपॉन में बीटा। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। आईबी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एंड वी कैन राइट इट एज आईसी अपॉन में बीटा। बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में, फिर 2 के इंटू में आईसी। सो 11.3 इक्वल टू 11 के आईसी अपॉन में 99 प्लस में 2 के इंटू में आईसी। अब देखो 99 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 99 इधर भी हो जाएगा, मतलब टेकिंग एलसीएम। सो इट विल बी इक्वल टू 11.3 मल्टीप्लाई में 99 इक्वल टू 11 के आईसी प्लस में 2 इंटू में 99। सो इट विल बी इक्वल टू, नो इधर देखो ये सो 11 और 198, सो इट विल बी इक्वल टू 209 के इंटू में आईसी। तो देखो ये थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है, एक्चुअली थोड़ा हैंग हो रहा था लैपटॉप। तो मैं बताता हूँ स्टेप वाइज। यहाँ पर 11.3 इंटू 99 मल्टीप्लाई करी और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर 209 को डिवाइड करा, तो इट विल बी इक्वल टू 5.35 और के को
अब के की जो शक्ति अब इस्तेमाल करते हैं 10 की पावर 3 है, फिर ये आगे 10 की पावर माइनस 6, जब आप इसको नीचे लाओगे सो इट विल बी इक्वल टू 5.35 मिली एम्पियर। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कैलकुलेशन इसमें थी अच्छी खासी, और मेन ये इक्वेशन है और ये रिलेशन छोटे मोटे, बीटा इक्वल टू आई सी अपन में आई बी और आई इक्वल टू आई बी प्लस में आई सी। नेक्स्ट करते हैं 57, ये डायरेक्ट हो जाएगा तो अपना जो टाइम वहाँ पर गया है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना वो रेडिएट भी करेगा, तो उनका जो रेशियो होगा वो 1 आ जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर का, तो इसलिए उनका जो एब्जॉर्प्टिव पावर रहेगी वो रहेगी 1। नेक्स्ट इज 58 क्वेश्चन। इन अ bioprism experiment, the obtuse angle of the bioprism is 178 degree and mu is 1.524. If the slit to the bioprism distance is 5 centimeter and the bioprism to screen distance is 65 centimeter, तो हमें बताना है कि fringe width for the light कितनी हो जाएगी। तो पहले इसको फिगर से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये बायोप्रिज्म लगा हुआ है, 2 स्लिट है, तो स्लिट से लेकर के बायोप्रिज्म के डिस्टेंस को हम a कहते हैं, और in the given question we have given a is 5 centimeter and बायोप्रिज्म से लेकर के जो स्क्रीन है वो डिस्टेंस होता है b, और b हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, वेवलेंथ भी हमें गिवन है लैम्डा जो कि है 5893। निकालना क्या है? तो निकालना हमें फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं बीटा से। तो फॉर्मूला बीटा का लैम्डा इंटू में a प्लस बी, यानी कि जिसको कैपिटल डी भी आप लिख सकते हो, अपॉन में 2 इंटू में a और म्यू माइनस 1 इंटू में कैपिटल ए। लेकिन कैपिटल ए हमें पहले निकालना पड़ेगा। सो हमें गिवन था द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द बायोप्रिज्म 178। तो होगा क्या कि जो एंगल ए हमें निकालना है वो इस तरह से हम निकालेंगे 180 माइनस 178 अपॉन में 2। सो ए की वैल्यू आएगी 2 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो हम एंगल वैल्यू पुट करेंगे ना वो रेडियन में होने चाहिए। जैसे आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले जब भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हम डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। अभी 1 डिग्री देखो ये होता है 2 पाई, रेडियन में होते हैं 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? 2 पाई अपॉन में 360 या फिर 1 पाई अपॉन में 180 भी लिख सकते हैं। सो 2 डिग्री का मतलब हो गया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंस आया ना ऊपर वो 2 आया तो नीचे 2 भी है अभी, तो ए की वैल्यू 2 ना होकर के 1 आएगी, 1 डिग्री। तो ये आसान हो गया अब हमारे लिए। 1 डिग्री आया तो ए की वैल्यू रेडियन में कितने हो जाएगी? पाई अपॉन में 180, क्योंकि 180 माइनस 178 2 और अपॉन में 2 भी था तो 1 आ गया। अभी ए की वैल्यू में पता चलिए। फिर म्यू की वैल्यू तो गिवन ही 1.524। ठीक है, तो आई थिंक अब सब वैल्यू में पता चल गया। लैम्डा 5893 ए प्लस बी। लेकिन आप ये देखो ऑप्शन सारे सीएम में है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे भी ज़्यादातर चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो वेवलेंथ को मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा। अभी वेवलेंथ है कितना? 5893 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसकी 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर में आ जाता है, और वही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। 5893 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट करो लैम्डा 5893 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी अगर आप देखो तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 65 प्लस में 5 यानी कि 70, तो 70 यहाँ पर पुट करो, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 5। अभी जो हमने जितनी यूनिट सेट करी है वो सेंटीमीटर में आंसर हमें देगी, सेंटीमीटर में। फिर 2 इंटू म्यू माइनस 1 यानी कि 1.524 माइनस 1 इंटू में ए की वैल्यू हमने निकाली 5 अपॉन में 180, तो 180 ये ऊपर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर मैं दिखाने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.045 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 0.05। क्वेश्चन नंबर 59। The atomic mass unit which is 1/12 of the rest mass of the carbon 12 isotope, ये किसके बराबर होता है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है, मैं पहले वो बताता हूँ। 1 AMU का मतलब होता है, इसका जो वेट होता है ना किलोग्राम में, वो होता है 1.66059 इंटू 10 की पावर माइनस
27 किलोग्राम में। अब आइंस्टीन ने बताया कि अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर मास तो हमें गिवन है तो एनर्जी निकाल के हम चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी आंसर बता सकता हूँ बट बता रहा हूँ कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास, और मास कितना है 1.660539 इंटू में 10⁻⁻27 और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। ठीक है। अब जो ये कैलकुलेशन आप करोगे ये आपको आंसर देगी जूल में, यानी कि एसआई यूनिट में, जो कि होती है 1.49 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10⁻7 जूल गिवन है। दूसरा, अगर आपको एनर्जी सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, E इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर। लेकिन अगर मास की वैल्यू हमें एमयू में पता हो, जो कि मुझे पता है 1 एमयू है, तो उसमें अगर मैं सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो 1 इंटू 931 कितना बचेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी। तो इसका मतलब 1 एमयू में इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। सो इट इज ऑप्शन डी। आप देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 93.1 है और 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये बस कैलकुलेशन मैंने दिखाई कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है ये देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ के भी आपको काफी सारा डाटा मिलेगा। अ बॉडी हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेट मैं उसको ओमेगा नोट से डिनोट कर देता हूँ, एंड इट इज गिवन ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। केप्ट इन फोर्स्ड वाइब्रेशन बाय एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, मतलब कि बाहर से कोई एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स लग रही है। इफ द डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम वेलोसिटी इज 2r, तो मैं F फोर्स है, पर यूनिट मास m, वेलोसिटी v, तो F अपॉन mv की वैल्यू 2r गिवन है। ठीक है। और आपने पढ़ा होगा इसमें फोर्स ऑसिलेशन में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाकर माइनस bv लिखते हैं। तो F अपॉन v को हम bv लिख सकते हैं, F अपॉन v को bv लिख सकते हैं, तो ये b अपॉन m इक्वल टू 2r भी हो सकता है एक रिलेशन। ठीक है। ये अब खैर अभी इसको बाद में बताऊंगा इसको मैं क्यों ऐसा लिखा है। सो b अपॉन m 2r है, चलो F अपॉन m भी 2r के बराबर है। हमें क्या पूछा, द रेजोनेंस will take place when the applied frequency is equal to, यानी कि रेजोनेंस कब होगा ये हमें बताना है जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए। तो कुल मिलाकर के हमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। ओमेगा ए लिख लिया मैंने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को, तो ओमेगा ए कितना होना चाहिए कि रेजोनेंस अचीव हो जाए। तो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बट इससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं ना मैं वो भी बता देता हूँ, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन बन जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखने लगो, देखो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो ये हो जाती है F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस के एक्स, और जब आप उसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में के अपॉन में एम, अभी के एक्स लिखेंगे इक्वल टू 0, या फिर के अपॉन एम कर लो इसको। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में के अपॉन एम इंटू में एक्स इक्वल टू 0। अभी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं और वो भी पीरियडिक फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स भी है, तो क्या होगा, एक तो ये टर्म तो आएगा फोर्स वाला, मतलब कि एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इधर जितने भी टर्म है ना सब प्लस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप एफ इक्वल टू माइनस बी भी लिखोगे वो उस तरफ जाकर के प्लस ही हो जाता है। तो एक तो ये टर्म हो गया, प्लस बी इंटू में वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका जो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करे डैम्पिंग के लिए। फिर एक ये स्प्रिंग का कांस्टेंट आ जाता है के इंटू में एक्स, और ये सब इक्वल होते हैं जो बाहर से पीरियडिक फोर्स लगा रहे हैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो ये
इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अभी ऐसे में जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, एम्पलीट्यूड वो रहता है ए इक्वल टू एफ नॉट, ये जो बाहर से फोर्स लगाई उसका एम्पलीट्यूड, एफ नॉट अपन में मास अंडर रूट में ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा अप्लाइड का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू आर ओमेगा ए का स्क्वायर। अब आर कहाँ से आया तो मैंने आपको बताया था, ये 2r जो होता है वो एफ अपॉन एम वी के इक्वल है। हमें बताने की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो यार रेजोनेंस की जो कंडीशन है ना वो ये है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये मिनिमम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन द डिनोमिनेटर इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए हम जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना अंदर वाला, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा अप्लाइड के रेस्पेक्ट में, ताकि हमें पता चले कि ओमेगा अप्लाइड की वैल्यू कितनी है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, सो पावर हो जाएगी इस तरह से, मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ए का स्क्वायर। ये तो होगी पावर रूल जो हमने पावर का अप्लाई करके करा है कि 2 पावर आगे आ गई है और एक पावर कम हो गए तो पावर 1 ही बचेगी। अब अंदर का डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा ए के स्क्वायर का, तो अगेन ओमेगा स्क्वायर में जो है ना 2 आगे आ जाएगा, -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस भी यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। ओमेगा ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ओमेगा ए, अब पावर 2 माइनस 1 कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 2 ओमेगा। फिर प्लस में 4r स्क्वायर को छोड़ो मत, कुछ नहीं करना है इसका क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ओमेगा ए का फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और ओमेगा ए सिंगल पावर बच जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है अभी 0। अब यहाँ पर आप देखो 2 ओमेगा ए इसमें भी आ रहा है टर्म और इसमें भी ओमेगा टर्म आ रहा है, बल्कि जो चीज़ कॉमन है ना उसको कॉमन लेते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो क्या क्या कॉमन है, एक तो माइनस साइन तो खैर नहीं है, एक काम करते हैं 2 इंटू 2 4 यहाँ पर है, 4 कॉमन ले लिया मैंने, ओमेगा ए कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ए का स्क्वायर, प्लस में 4 बाहर चले गया, 2 है अभी यहाँ पर जिंदाबाद, 2 इंटू में आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये जो पूरा मल्टीप्लाई में ये उस तरफ 0 के नीचे जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस में 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। निकालना क्या है, ओमेगा ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा ए को इसी तरफ रहने दो, बाकी जो टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। सो इट विल बी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर। ओमेगा चाहिए ना कि ओमेगा स्क्वायर, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ओमेगा ए इक्वल आएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा क्योंकि इसका तो स्क्वायर हट जाएगा रूट से, सो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर है। अब देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, अच्छा अभी ना ओमेगा है लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पूछा है, एफ पूछा है एक्चुअली इन्होंने, तो ओमेगा ए इक्वल टू, वैसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, सो 2 पाई एफ इंटू में ए। तो जो आपका ओमेगा ए आया है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ओमेगा जो भी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड कर दो 2 पाई से, तो इसका मतलब नीचे 2 पाई और होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि इसमें 2r स्क्वायर आ रहा है और नीचे 2 पाई आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व। अच्छा इतना लंबा करने के बजाय आपको इसकी कंडीशन ध्यान रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।